हेलो दोस्तों, मैं सुमन साकेत आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत पर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर के टाइप करना है सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। आपको पता है कि हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए रोज़ाना करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस को लेकर के आता हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ आपके लिए जो भी हेडलाइंस इंक्लूड किए जाते हैं बेसिकली वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो हेडलाइंस हम इंक्लूड करते हैं वो बेसिकली हम डिस्कस करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन एज वेल एज स्टैटिक जीके, जो कि आपके एग्जामिनेशन और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरी बात ये कि जो भी हेडलाइंस यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज और ऑथेंटिक सोर्सेज से इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम सोर्स यूज़ करते हैं वो हमारा PIB PTI इकोनॉमिक टाइम्स, उसके अलावा द हिंदू, ऑल इंडिया रेडियो, न्यूज़ ऑन एयर, इन सब सोर्सेज को यूज़ करते हुए हम जो इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस है उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उसके साथ हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए हम अपने पहले कोट को देख लेते हैं कि आज का हमारा जो कोट है वो है क्या। कोट की अगर मैं बात करूं तो आज का हमारा कोट है कि ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। अगर आप किसी भी मंजिल के ऊपर अपने काम को कर रहे हैं, आप उस मंजिल को पाने के कोशिश में लगे हैं, तो ये ऑफ कोर्स ये सही बात है कि उसके लिए जब आपका डेडिकेशन होगा तो वो मंजिल आपको मिलेगी, और जब मंजिल मिलेगी तो आप सफलता को पाएंगे। इसके लिए आपको ये करना है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसको कभी ख़त्म ना होने वाले रास्ते की तरह देखना है और उस पर हमेशा और हमेशा चलते रहना है और डेडिकेशन के साथ चलते रहना है, ताकि आप जो है उस मंजिल को हासिल कर पाएँ। तो इस ब्यूटीफुल कोट के साथ हम अपने हेडलाइन की तरफ रुख करते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा हेडलाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जब मैं बात करूं पहले हेडलाइंस की, तो पहला हेडलाइंस हमारा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान साहब ने एक इंडिया का पहला ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है, जहां पे ऑनलाइन गैस की ट्रेडिंग की जाएगी। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है हमारा कि Indian Gas Exchange has been launched on the lines of Prime Minister's vision to provide clean, affordable, sustainable, and equitable supply of energy to every citizens. IGX जिसके फुल फॉर्म को मैंने यहाँ बताया हुआ है, इंडियन गैस एक्सचेंज, इसने प्रत्येक व्यक्ति को और नागरिक को स्वच्छ, सस्ती, टिकाऊ और एक समान आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के विजन के आधार पर जो है वो ऊर्जा को प्रोवाइड करने का काम करेगी। IGX विल वर्क एज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द IEX which is India's energy market platform। IEX जो है वो IGX के अंतर्गत काम करने वाली एक सब्सिडरी है, जो एक एनर्जी मार्केट प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात कर लूँ तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली है, और इसके हेड जिसको हम डायरेक्टर बोलते हैं, इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं राजीव श्रीवास्तव। तो ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर ये दो पॉइंट्स क्लियर हैं तो हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। Through IGX, competitive price discovery will facilitate availability of gas lower prices without any government interference. However, the price of domestically produced natural gas is decided by the government. It will not be sold on the gas exchange. तो इसका कहने का अर्थ ये है कि IEX जो है हमारा वो प्रतिस्पर्धी मूल्य खोज के आधार पर किसी भी सरकारी हस्तक्षेप के बिना गैस की उपलब्धता को प्रदान करती है। जबकि अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत जो है तय करती है, और साथ ही साथ ये जो है गवर्नमेंट वो एक्सचेंज सिस्टम पे काम नहीं करती। जबकि इसी के फैसिलिटी को प्रोवाइड हमारा कौन किया है, इंडियन गैस एक्सचेंज ने।
अभी रिसेंटली जो है एलएनजी, उसके अलावा गेल और फिर पीएलएल पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड जो है अभी हाल फिलहाल में आईजीएक्स इंडियन गैस एक्सचेंज को रिसेंटली ज्वाइन किया है। हम बात कर लेते हैं इसके रेगुलेटरी की। अगर मैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के रेगुलेटिंग अथॉरिटी की बात करें तो उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएनजीआरबी। पीएनजीआरबी उसको बोला जाता है। और इसके अगर फुल फॉर्म की बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। इसके जो चेयरमैन हैं वो दिनेश कुमार सर्राफ हैं। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है। आपको मैं बता दूं कि डी के सर्राफ साहब जो हैं वो फॉर्मर हमारे ओएनजीसी के सीईओ भी रह चुके हैं। अब बात कर लेते हैं आईईएक्स की, जिसका फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। इसके जो डायरेक्टर हैं वो राजीव श्रीवास्तव हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है वो भी हमारा न्यू दिल्ली में है। तो आई होप इस हेडलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो ये पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में धर्मेंद्र प्रधान ने एक एक ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम को लॉन्च किया है। बेसिकली वो किस वर्क के लिए किया गया है, तो वो ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग के लिए जो है किया गया है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको जो लॉन्च किया गया है वो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा तो किया गया है, बट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, तो उसका आंसर जो होगा आईजीएक्स इंडियन गैस एक्सचेंज के द्वारा किया गया है। इससे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछ सकता है कि अभी जो है हमारे पीएनजीआरबी के चेयरमैन कौन हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया डी के सराफ साहब जो हैं वो करंटली अभी उसके चेयरपर्सन हैं। आगे चलते हैं हम अपने दूसरे हेडलाइन की तरफ। दूसरा हेडलाइन है हमारा ईपीएफओ से, जिसका फुल फॉर्म जो है वो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। बेसिकली मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सिस्टम इज ए सिस्टम थ्रू विच जो भी आपका क्लेम है वो किसी भी लोकेशन पे सेटल किया जा सकता है। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। पहले जो था ईपीएफओ के द्वारा जो भी सेटलमेंट था वो उसी जोग्राफिकल एरिया में बेसिकली वो सेटल किया जाता था। जिस जोग्राफिकल एरिया से आपने जो है वो प्रोविडेंट फंड को लिया है, तो ये जो बाउंडिंग थी, ये जो बैरियर था उसको हटा दिया गया है। और अब ईपीएफओ के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अब किसी भी लोकेशन में आप जो है अपने क्लेम को सेटल कर सकते हैं। द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ has launched multi-location claim settlement facility. This new facility has replaced the old using system of geographical jurisdiction for claim process. तो यही बात है जो मैंने आपको बताई। दूसरा पॉइंट ये है कि this facility will allow EPFO offices to settle online claims from any of its regional offices across the country, and all type of online claims, provident funds, pensions, partial withdrawals and claims and transfer claims can be प्रोसेस्ड अंडर दिस नोवेल इनिशिएटिव। दूसरे पॉइंट में ये बोला गया है कि अब जो ये फैसिलिटी जो प्रोवाइड की गई है वो बेसिकली वो रीजनल ऑफिस के द्वारा की जाएगी, जिस लोकेशन में होगा उसके रीजनल ऑफिस से जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसके तहत जो है इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्लेम्स को जो है वो सेटल किया जाएगा। उसमें हमारा प्रोविडेंट फंड का है, पेंशन का है, पार्शियल विड्रॉल का है, या फिर ट्रांसफ़र क्लेम का जो ट्रांसफ़र है उसको भी इस फैसिलिटी के अंतर्गत जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम ईपीएफओ की। ईपीएफओ के स्टैटिक पॉइंट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो फाउंडेशन है वो 4 मार्च 1952 को हुआ। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बेसिकली उसका जो पोस्ट है यहाँ पे उस पोस्ट को सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। और इसके जो सीपीएफसी हैं वो श्री सुनील बर्थवाल साहब हैं।
तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे 2-3 पूछा जा सकता है। पहला ये कि ईपीएफओ जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो 4 मार्च 1952। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड इसके सीपीएफसी जो है वो कौन है? श्री सुनील बर्तवाल साहब हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में ईपीएफओ क्यों चर्चा में है? क्यों? क्योंकि ये जो है अपने जो ओल्ड ओल्ड सिस्टम था उसको रिप्लेस करके नए सिस्टम को जो है वो लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि आप इस सिस्टम के तहत और इस सिस्टम के थ्रू जो भी है इस सिस्टम के थ्रू जो भी ऑनलाइन सेटलमेंट है उसको किया जा सकता है, वो भी मल्टी लोकेशन में किया जा सकता है, इसलिए ये हेडलाइन में है। अगर ये आपको क्लियर है तो हम चलते हैं अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगले हेडलाइन की बात कर लेते हैं। अगला हेडलाइन हमारा कौन सा है? अगला जो हमारा हेडलाइन है वो है इंडिया बिल्ड्स फर्स्ट एवर इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब। अभी हाल फिलहाल में जो है वो इंडिया में पहली बार इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी के उपचार के लिए जो है इन्फेक्शंस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब की जो है वो शुरुआत की गई है। इंडिया बिल्ड्स द फर्स्ट एवर infectious disease diagnostic mobile laboratory with the support of the Department of Biotechnology as part of आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक एक इंडियाज मोबाइल लेबोरेटरी को जो है वो डेवलप किया है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डिजीज इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक मोबाइल लेबोरेटरी। अगर मैं इस लेबोरेटरी के बारे में बात कर लूँ तो द लेबोरेटरी वाज बिल्ड विद इन 8 डेज ऑन रिसीविंग द चेचिस फ्रॉम भारत बेंच। बेसिकली ये चूंकि मोबाइल लेबोरेटरी है, इसलिए इसको भारत बेंच के चेचिस पे इसको जो है 8 दिन के अंदर इंस्टॉल किया गया है। द BSL2 फैसिलिटी लैब्स होल्ड्स द एलिजा रियल टाइम रिवर्स ट्रेनियन polymerase chain reaction RRT-PCR test and biochemistry analyzer। बेसिकली मैं अगर इस लैब के बारे में बात करूं तो यह जो है बायो सेफ्टी लेवल 2 लैब एलिशा RRT-PCR के साथ साथ जो है वो केमिस्ट्री एनालाइजर के तौर पे जो है वो काम करेगा। द लेबोरेटरी इज कैपेबल ऑफ टेस्टिंग अराउंड 200 एलिजा टेस्ट एंड 50 RT-PCR टेस्ट पर डे। ऐसा बताया गया है कि इसकी जो कैपेसिटी है, टेस्टिंग कैपेसिटी, वो अराउंड 200 है, जो कि एलिशा के लिए है, और 50 जो टेस्ट्स हैं वो RT-PCR के तौर पे कर सकता है रोजाना। अगर मैं बात कर लूँ अबाउट आत्मनिर्भर भारत की, तो आत्मनिर्भर भारत योजना जो है उसके लिए 20 लाख करोड़ का जो है वो एक फंड रिलीज किया गया है, जो इस स्कीम के अंतर्गत जो है यूज किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत हेल्थ रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव द नेशनल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर वन हेल्थ बाय ICMR will encourage research and enable setting up of infectious disease hospital blocks in every district and strengthen the lab network। बेसिकली जो है बेसिकली हमारा आत्मनिर्भर भारत जो है मिशन, वो ICMR द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है, साथ ही साथ प्रयोगशाला नेटवर्क को भी मजबूत करता है। तो ये हेडलाइन आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट से आपके क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। पहला ये कि ये जो डायग्नोस्टिक लैब स्टार्ट किया गया है बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, वो जो है वो किस स्कीम के अंतर्गत किया गया है? तो उसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। बेसिकली इस आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो ये स्कीम लॉन्च किया गया है वो कौन से टेस्ट को बेसिकली करेगा? तो उसमें जो हमारा एलिजा टेस्ट है और RRT-PCR टेस्ट है वो बेसिकली इंक्लूड किया गया है।
तो ये आपका स्टैटिक पॉइंट भी हो सकता है इससे। तो ये हेडलाइंस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो हम अगले हेडलाइन की तरफ चलते हैं और जानते हैं अगला हेडलाइन हमारा कौन सा है। इंडिया ज्वाइंट GPAI एज फाउंडिंग मेंबर। अगर मैं GPAI की बात कर लूँ तो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत ने अभी GPAI को ज्वाइन किया है। इसमें अगर पहले पॉइंट की बात करूं तो इसमें पहला पॉइंट हमारा ये है कि इंडिया हैज ज्वाइंड द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI as a founding member to support responsible and human centric development and use of artificial intelligence। बेसिकली भारत अब विश्व स्तर पर GPAI में जो है फाउंडिंग मेंबर के तौर पर शामिल हो गया है, जो मानव केंद्रित विकास और कृत्रिम बुद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल और इसको सपोर्ट करेगा। दूसरा ये कि विद दिस इंडिया हैज ज्वाइंड द लीग ऑफ leading nations and economies including the US, the UK, EU, Australia, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Mexico, New Zealand, Republic of Korea and Singapore for launch of GPAI। बेसिकली इंडिया ने जो ज्वाइंट इसको किया है वो एक लीडिंग नेशन के तौर पे और इकोनॉमीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया है। इसके साथ साथ इसमें जो मेन कंट्री जिनको इंक्लूड किया गया है वो US, यूनाइटेड किंगडम, UK, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज जो हैं इसमें बेसिकली ये सारे कंट्रीज भी इस ग्रुप में ज्वाइनिंग कंट्रीज के तौर पे आए हैं। अगर मैं GPAI की बात कर लूँ तो GPAI जो है एक इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव and initiative first of its type initiative for evolving better understanding of challenges and opportunities around AI। GPAI जो है एक इंटरनेशनल बहुआयामी पहल है जो AI के चुनौतियों और अवसरों के लिए एक इनिशिएटिव का कार्य कर रहा है। इट वॉज ऑफिशियली प्रपोज्ड बाय फ्रांस एंड कनाडा एट द बियारिट्ज समिट इन अगस्त 2019। बेसिकली इसको जो प्रपोज किया था कौन से कंट्री ने किया था, तो फ्रांस एंड कनाडा ने किया था। कब किया था? अगस्त 2019। द GPAI विल इनिशियली बी comprised of 4 working groups focused on responsible AI, data governance and future of work and innovation and कॉमर्शियलाइजेशन। बेसिकली आपसे GPAI के बारे में कुछ फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। वो फैक्ट्स क्या है? पहला कि GPAI का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको अभी हाल फिलहाल ने कौन कौन से कंट्री ने ज्वाइन किया है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। इंडिया जो है हमारा, उसने भी ज्वाइन किया। इसके साथ साथ बहुत सारे कंट्रीज हैं, इस नाम को आप याद कर लेंगे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा ये कि बेसिकली जो इसको प्रपोज करने वाला कंट्री था वो कौन सा था, तो वो था हमारा फ्रांस एंड कनाडा, जो कि बियारिट्ज समिट में जो है इसको प्रपोज किया गया था, जो हुआ था अगस्त 2019 में। दूसरी बात ये कि द GPAI जो है वो बेसिकली 4 वर्किंग ग्रुप पे फोकस करता है। उसमें पहला जो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके बाद डेटा गवर्नेंस है, उसके बाद फ्यूचर ऑफ वर्क है और इनोवेशन एंड कॉमर्शलाइजेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम चलते हैं अपने अगले खबर की तरफ। अगला खबर क्या है उसको जान लेते हैं। अगला खबर है हमारा इंडिया रैंक 6th एज न्यूक्लियर वीपन्स इंक्रीज सिंस 2019, US टॉप्स सिप्रीज ईयरबुक 2020। एक संस्था है सिप्रीज जिसने अपने एक पब्लिकेशन सिप्रीज ईयरबुक 2020 के तहत ये बताया है कि इंडिया का जो है वो 2019 से परमाणु वृद्धि के रूप में 6वां स्थान है अभी करंट में, जबकि US को इसमें टॉप पर रखा गया है। इन अकॉर्डेंस विद द सिप्री ईयरबुक 2020 आर्मामेंट्स, उसके बाद आपका डिजार्मामेंट
and International Security of Swedish think tank Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. The number of nuclear warheads in the Indian arsenal pegged at 150 in comparison to the 2019 report on the basis of 2018 when India had 130 to 140. बेसिकली जो सिपड़ी है जो कि एक स्वीडिश थिंक टैंक है स्टॉक होम की और बेसिकली ये इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका जो है बेसिकली फुल फॉर्म है। इसके तहत इसको जो पब्लिश किया गया है जिसका नाम क्या है सिपरी बुक 2020। इसके तहत बताया गया है कि हमारा भारत का जो स्थान है 2019 से अभी 2020 में वो 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर मैं पहले स्थान की बात करूं तो न्यूक्लियर वेयरहेड्स के हिसाब से यूएस हमारा टॉप पे है। यूएस जो है वो हमारा टॉप पे है। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे रसिया है, थर्ड पोजीशन पे यूके है और छठे पोजीशन पे जो है वो हमारा इंडिया है। हम बात कर लेते हैं शिप्री की। तो ये कहाँ की एक पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ये जो है एक स्वीडिश पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके चेयरमैन जो हैं वो एम्बेसडर जैन इलियासन हैं, डायरेक्टर जो है डैन स्मिथ और हेड क्वार्टर आपको मैंने बता दिया स्टॉकहोम स्वीडन है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ें और जानते हैं अपने अगले खबर को। अगला खबर हमारा कौन सा है? अगला खबर जो है वो हमारा एयरटेल से आ रहा है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्चेज सुरक्षा सैलरी अकाउंट्स फॉर MSMEs। अभी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो है सुरक्षा सैलरी अकाउंट को जो है वो लॉन्च किया है। किसने? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने। बेसिकली इस पेमेंट बैंक के थ्रू जो ये स्कीम है सुरक्षा सैलरी, ये MSME को प्रोवाइड किया गया है। द अकाउंट विल इनेबल द MSMEs and other organizations to make cashless payments and provide financial security to their employees। बेसिकली इसको लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देना, साथ ही साथ प्रोविडेंट फाइनेंस सिक्योरिटी को जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो इंक्रीज करना है। फीचर्स ऑफ सुरक्षा सैलरी अकाउंट, मतलब अगर मैं बात कर लूँ सुरक्षा सैलरी अकाउंट की तो इसके फीचर्स क्या हैं? पहला ये कि नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, इसमें मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत जो है और जो बैरियर है और जो बाउंडेशन है वो नहीं रखा गया। दूसरा ये कि कवर्स इंश्योरेंस कवर जो है इसमें आपको मिलता है, जिसमें हॉस्पी कैश इंश्योरेंस, उसके बाद पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो है इसके अंतर्गत दिया जाएगा। अगर मैं बात कर लूँ एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तो इसका हेड क्वार्टर जो है गुड़गांव हरियाणा और MD और CEO जो है अनुब्रता विश्वास जो है इसके MD एंड CEO हैं। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जो वीडियो देख रहे हैं आपको कैसा लग रहा है? आप अपने सजेशन को ज़रूर कमेंट के थ्रू बताएं। दूसरा ये कि अगर आपको और भी जानकारी लेनी है और हमारे करंट अफेयर्स के रोजाना सेट को, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको पाना है तो उसके लिए आपको फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक करना है। वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है, जिसके लिए आपको फेसबुक पेज टाइप करना है, फेसबुक पेज को सर्च करना है जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको जो है हर रोज के करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसको दिए जाते हैं, इसलिए आप उस पेज को भी फॉलो और लाइक करना जो है ना भूलें। साथ ही साथ उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। अगला खबर हमारा क्या है? तो CBIC चेयरमैन M अजीत कुमार लॉन्च्ड ऑफिस एप्लीकेशन इन ऑल CGST। जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स है, उसके जो चेयरमैन हैं M अजीत कुमार,
उन्होंने एक ई ऑफिस को लॉन्च किया है जो कि बेसिकली काम करेगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स चेयरमैन एम अजीत कुमार लॉन्च्ड द ई ऑफिस एप्लीकेशन इन ओवर 500 CGST एंड कस्टम्स ऑफिसर्स across India on 15th of June at New Delhi. Basically, CBIC के चेयरमैन एम अजीत कुमार ने एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, ई ऑफिस एप्लीकेशन, जहां पे 500 CGST कस्टम्स ऑफिसर्स को जो है वो उनको जो है जोड़ा गया है। बेसिकली द ई ऑफिस इज ए मिशन मोड प्रोजेक्ट under the e-governance of India. E-office has been developed by National Informatics Center and supported by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances. तो बेसिकली ये ऑफिस इस ऑफिस को जो है MMP के द्वारा जाना जाएगा, जिसका फुल फॉर्म मिशन मोड प्रोजेक्ट, जहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। और डेवलप करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली NIC और DARPG है। अगर मैं CBIC की बात कर लूँ तो इसके चेयरमैन अभी आपको पता चल गया होगा कि इसके चेयरमैन कौन है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। अगर मैं बात कर लूँ NIC की, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की, तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो नीता वर्मा हैं और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन केवल 2 या 3 पूछा जा सकता है। पहला ये कि अभी CBIC ने कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो ई ऑफिस एप्लीकेशन जो किस लिए वर्क करेगा, तो बेसिकली ये जो हमारा एप्लीकेशन है वो मिशन मोड प्रोजेक्ट का एक एप्लीकेशन है जहाँ पे 500 CGST एंड कस्टम ऑफिसर्स को जो है ऐड किया गया है। फिर पूछा जा सकता है कि इसको डेवलप करने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो डेवलप करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और जो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के हेल्प से इसको किया गया है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अगर इस पॉइंट में अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम चलते हैं अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन हमारा क्या है उसको देखते हैं। Deccan Development Society won the Biodiversity Award of Prince Albert II of Monaco Foundation. बेसिकली जो हमारा DDS है, जिसका फुल फॉर्म है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, जो हैदराबाद बेस्ड एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020 को जो है जीता है और उसे इस अवार्ड के तहत जो है 40,000 यूरोज अप्रॉक्स ₹35 लाख के आसपास जो है वो मनी जो है वो प्रोवाइड की गई है। बेसिकली ये जो उनको अवार्ड दिया गया है वो प्रिंस अल्बर्ट सेकेंड के द्वारा मोनाको फाउंडेशन के तहत दिया गया है। बेसिकली द अवार्ड वाज अनाउंस्ड इन ए टेली कॉन्फ्रेंस बाय ओलिवर वेंडेन, वाइस प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ द प्रिंस अल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन। बेसिकली जो हमारा मोनाको फाउंडेशन है उसके CEO प्रिंस अल्बर्ट II के द्वारा बेसिकली ये टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिसका नाम था ओलिवियर वेंडेन, इसके माध्यम से ये अवार्ड उनको दिया गया है। बात कर लेते हैं प्रिंस अल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन की। तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो आपको पता चल गया, प्रिंस अल्बर्ट II हैं और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं ओलिवियर वेंडेन हैं। हेडक्वार्टर जो है इसका मोनाको है। अगर मैं DDS की बात करूं, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी की, तो इसके डायरेक्टर जो हैं वो PV सतीश और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। PM केयर्स फंड ट्रस्टीज अपॉइंट्स SARC एंड एसोसिएट्स एज ऑडिटर। बेसिकली PM केयर्स फंड के लिए एक ऑडिटिंग इंस्टीट्यूट, जो भी ऑडिटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑडिट करती है, उसको रिक्रूट किया गया है। उसका नाम क्या है? SARC एंड एसोसिएट्स। The trustees of the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations के लिए जो है एक ऑर्गेनाइजेशन और एक इंस्टीट्यूशन को जो है वो अपॉइंट किया गया है, जिसका नाम क्या है? SARC एंड एसोसिएट्स।
जो इस केयर्स फंड को जो है वो ऑडिट करेगा। बेसिकली आपको यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले पीएम केयर्स फंड जो है इसका फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, इसका फुल फॉर्म होगा। दूसरा कि इसको ऑडिट करने के लिए जो इंस्टीट्यूट रिक्रूट किया गया और अपॉइंट किया गया उसका नाम क्या है? तो उसके लिए आपको आंसर क्या है? उसके लिए आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? SARC एंड एसोसिएट्स, जो कि एक प्राइवेट फर्म है जो कि इस पीएम केयर्स फंड को क्या करेगा? इस पीएम केयर्स फंड को जो है वो ऑडिट करेगा। आगे चलते हैं, हम जान लेते हैं इस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बारे में जिसका नाम है सार्क एसोसिएट्स। इसके फाउंडर और चेयरमैन जो है सुनील कुमार गुप्ता हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली है। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्लियर अगर है तो हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के साथ हम देखते हैं अपने अगले हेडलाइंस को। 500 ईयर ओल्ड टेम्पल फाउंडेड सबमर्ज्ड इन महानदी रिवर ऑफ ओडिशा। अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग महानदी रिवर में जो है एक डूबा हुआ मंदिर का पता चला है जो कि 500 साल पुराना है। दीपक कुमार नायक प्रोजेक्ट असिस्टेंट ऑफ इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटेक विथ रविंद्र राणा heritage enthusiast of Odisha located the 500-year-old submerged temple in the Mahanadi River near बेदेश्वर इन पद्मावती एरिया कटक। बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि अभी 500 साल पुराना जो है एक मंदिर कहाँ पे मिला है और किस नदी में एक्चुअली वो सबमर्ज्ड मिला है। तो आपका आंसर जो होगा वो पहला होगा उड़ीसा और दूसरा होगा महानदी रिवर। ओडिशा एंड महानदी रिवर। इसको खोजा किसके द्वारा गया है? तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा? इंटेक के द्वारा जो है ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के द्वारा इसको जो है फाउंड किया गया है। बेसिकली द डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट ऑफ ए हेरिटेज साइट इन द महानदी वैली वाज लॉन्च्ड बाय द इंटेक ओडिशा इन 2019। इसके लिए जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इंटेक के द्वारा उड़ीसा में। कब? 2019 में। दिस इज ए पायलट प्रोजेक्ट ऑफ इंटेक एंड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी ऑन एनी रिवर इन इंडिया। बेसिकली इंटेक के द्वारा ये पायलट प्रोजेक्ट है जो कि प्राइमरली जो है कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है उसको पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। बेसिकली उसके तहत इसको जो है खोजा गया है और सबसे पहला स्टडी जो है बेसिकली यही है जो महानदी रिवर के ऊपर जिस प्रोजेक्ट को देखा गया है और किया गया है। अगर मैं इंटेक की बात कर लूँ तो इंटेक के जो चेयरमैन हैं वो LK गुप्ता हैं। इंटेक के चेयरमैन LK गुप्ता और हेड क्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली है। आगे चलते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। अगला खबर हमारा क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। न्यू फिश स्पीसीज चीजोथोरैक्स सीकुशिरुमेंसिस जो है बेसिकली एक टाइप ऑफ स्पीसीज है, उसको डिस्कवर किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ए न्यू स्पेसीज ऑफ फिश चीजोथोरैक्स और सीकुशिरुमेंसिस बेसिकली इनको जो है अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर किया गया है। इसको डिस्कवर जो किया है उनका नाम जो है वो है डॉक्टर केशव कुमार झा, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट के जो हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। बेसिकली ये जो साइंटिफिक नेम रखा गया इसको रखने के पीछे का कॉज ये बताया गया। द फिश वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ रिवर सीकू एंड सीरम। इसके नाम को लेकर के बेसिकली इनका नाम चीजोथोरैक्स और सीकुशिरुमेंसिस रखा गया है। हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो कैपिटल हमारा है ईटानगर। चीफ मिनिस्टर जो हैं वो पेमा खांडू, गवर्नर BD मिश्रा और नेशनल पार्क जो है यहाँ का इम्पोर्टेंट वो है माउलिंग नेशनल पार्क और नामदापा नेशनल पार्क। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश के स्टैटिक के साथ साथ
इस हेडलाइंस के डिस्कशन, इस हेडलाइंस के एक्सप्लेनेशन की भी बात की गई। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन हमारा कहाँ से आ रहा है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस 2020 जो ऑब्जर्व किया गया जून 16 को। बेसिकली ये जो ऑब्जर्व किया जाता है वो IDFR के द्वारा किया जाता है अक्रॉस द कंट्री, जो कि हर साल जून 16 को सेलिब्रेट किया जाता है। द डे रिकॉग्नाइजेज द माइग्रेंट्स contributions about 200 million migrants to improve their family members lives back home and to create a future of hope for their children। बेसिकली ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस जो मनाया जाता है, जो सेलिब्रेट किया जाता है, वो बेसिकली माइग्रेंट्स वर्कर्स के कंट्रीब्यूशन को लेकर के किया जाता है, जहाँ पे उनका ये मानना होता है कि वो जो है वो अपने फैमिली मेंबर के लिविंग को जो है वो इम्प्रूव करेंगे, साथ ही साथ जो फ्यूचर में है वो ऐसा उनका होप है कि वो चिल्ड्रन के लिए जो है फ्यूचर क्रिएट करेंगे। अगर मैं इस बात करूं इस डे के एम की, तो इस डे का एम ये रहता है कि टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ देयर फैमिलीज लिव्स एंड देयर कंट्रीज। बेसिकली वो जिस देश में रह रहे हैं उनके लिए और उनके अपने फैमिली के लिए बेसिकली जो माइग्रेंट्स हैं उनके अवेयरनेस को कंट्रीब्यूट करना, यही इस डे का एम होता है। बात कर लेते हैं IDFR की, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस की। तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो रोम इटली में है और प्रेसिडेंट गिलबर्ट एफ होंगोबो जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस कब मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, जून 16। किस लिए मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये 2-3 सवाल आपको जो है ध्यान में रखने हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन हमारा कौन सा है। अब आते हैं ग्लोबल विंड डे के ऊपर, जो कि ऑब्जर्व किया गया जून 15 को। बेसिकली हर साल जो है जून 15 को ग्लोबल विंड डे के तौर पे इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे विंड डे टू डिस्कवर, इनकरेज एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रीन्यूएबल नेचर फ्रॉम द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जहाँ पे बेसिकली जो बात की जाती है वो नेचुरल रीन्यूएबल एनर्जी के स्तर पे बात की जाती है, उसके अवेयरनेस के अबाउट जो है वो जानकारी जो है उसको स्प्रेड की जाती है। इसको जो सेलिब्रेट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है EWEA। इसका नाम क्या है, EWEA। फुल फॉर्म की बात कर लें तो द यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन, जो इसको सेलिब्रेशन हर साल करती है। इसके जो CEO हैं वो ग्लीज डिक्सन हैं और इसका हेड क्वार्टर बेल्जियम में है। बात कर लेते हैं GWEC की, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। इसके जो CEO हैं वो बेन बैकवेल हैं और हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे एक ही पूछा जा सकता है, ये कि ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा कि इसको ऑब्जर्व करने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। फिर तीसरा EWEA से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगले हेडलाइन की बात करते हैं। महाराष्ट्र साइंस 12 MOUs with domestic and foreign companies for FDI worth rupees 16,030 crores। मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इनिशिएटिव्स। मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इनिशिएटिव के तहत जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 12 MOUs को साइन किया है फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज, जो कि 16,030 करोड़ के लागत का होने वाला है। महाराष्ट्र साइंस 12 MOU with 12 domestic and foreign companies for foreign direct investment worth rupees 16,030 crores। बेसिकली महाराष्ट्र ने 12 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, जहाँ पे जो है 12 डोमेस्टिक और जो है फॉरेन कंपनीज को FDI के तहत जो है वो MOU साइन किया गया है, जो कि रुपीज 16,030
करोड़ का होगा। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इनिशिएटिव। ये बेसिकली जो पार्ट है वो हमारा मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इनिशिएटिव का एक पार्ट है। द MOU was signed by Industries Minister Subhash Desai on behalf of the state government by respective global companies in the field of engineering, car and spare parts manufacturing, information technology, logistics, chemicals and food processing। बेसिकली जो हमारा ये MOU साइन किया गया है वो स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो हमारे महाराष्ट्र के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं सुभाष देसाई, इनके द्वारा किया गया है, जहाँ पे डिफरेंट कंपनीज को जो है डिफरेंट कंपनीज को बेसिकली जो है ध्यान में रखते हुए इसको साइन किया गया है। आगे चलते हैं, हम जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। इसके बारे में आपको पता होगा, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ की कैपिटल जो है वो मुंबई है और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है मणिपुर से। मणिपुर CM एन बीरेन सिंह इनॉग्रेट्स 3 प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय PHED थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो मणिपुर के CM हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने 3 प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया है, जिसको जो है जो अंडरटेकन है PHED के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तहत मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह ने तीन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है। ये 3 प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? पहला ये कि इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फॉर इम्फाल प्लानिंग एरिया फेज 1। इम्फाल प्लानिंग एरिया फेज 1 के लिए इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई को प्रोवाइड करना। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के तहत 9.5 ट्रिलियन लीटर जो है वो पर डे जो है वाटर सप्लाई को करना है। दूसरा ये कि इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फॉर इम्फाल प्लानिंग एरिया फेज 1, ये जो है दूसरा हमारा है, जहाँ पे इम्फाल वेस्ट के लिए जो है इसको किया जाएगा। और तीसरा इम्फाल वेस्ट के लिए जो है वो इम्फाल सीवरेज प्रोजेक्ट फेज 1, इसके तहत भी जो है इस प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। अगला जो हमारा खबर है वो है यूपी गवर्नमेंट से। इसको आप पढ़ लेंगे। बेसिकली ये फेडरल फैक्ट्री मॉडल के आधार पर जो उन्होंने एक सेटअप किया है उसके बारे में है, इसको आप खुद से पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं, अगला हमारा हेडलाइन कौन सा है उसको देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी लॉन्च्ड कर्मभूमि, ए जॉब पोर्टल टू हेल्प IT प्रोफेशनल्स। IT प्रोफेशनल्स के जॉब को जो है हेल्प प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली वेस्ट बंगाल के CM ममता बनर्जी ने एक पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसका नाम क्या है? कर्मभूमि। जो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी लॉन्च्ड कर्मभूमि, ए जॉब पोर्टल टू हेल्प इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स हु हैव लॉस्ट देयर जॉब आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ COVID-19 and return to the state. The portal will enable them to get employment in the state. बेसिकली ये एक पोर्टल है जो कि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? कर्मभूमि। बेसिकली ये जॉब पोर्टल जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को जॉब प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली और उससे रिलेटेड हेल्प के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया है। अगर मैं बात कर लूँ कि इस पोर्टल के बारे में, कर्मभूमि के बारे में, द पोर्टल एक्ट्स एज ए मीडियम बिटवीन द प्रोफेशनल्स एंड IT कंपनीज इन बंगाल। बेसिकली ये IT प्रोफेशनल और जो IT के लिए काम करने वाली कंपनीज है उसके बीच में मीडियम का काम करेगा। इट एस्टैब्लिश द नीड ऑफ मिडिलमैन हु वेस्ट द मनी ऑफ जॉब सीकर्स। The main benefit of the portal is that the job will be readily available for job seekers. Basically यहाँ पे इसको डिजाइन करने का मकसद ये है कि जो मिडिल मैन है जो अपने मनी को वेस्ट करते हैं जॉब को खोजने के लिए, उसको एलिमिनेट करना, उसको हटाना है और साथ ही साथ इस पे आसानी से जॉब को खोज सके, इसके लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगर इस पोर्टल की बात करें तो इस पोर्टल को आप अपने ब्राउज़र पे कर्मभूमि.nltr.org के नाम से सर्च कर सकते हैं। अगर मैं बात कर लूँ वेस्ट बंगाल की तो इसका कैपिटल कोलकाता है और गवर्नर जो है वो जगदीप धनखड़ जी हैं। नेशनल पार्क जो है बक्सा नेशनल पार्क
गौरुमारा नेशनल पार्क, जालदापारा नेशनल पार्क, नरोरा वैली नेशनल पार्क, तो ये सारे सुंदरबंस नेशनल पार्क, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो ये यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जिसको मैंने आपको दे दिया। तो आज हमारा टॉप हेडलाइंस का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा इसको आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, सजेशन को भी बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें इस सेशन को और भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप अपने सजेशन को ज़रूर बताएं। हमें जो है आपके सेशन का इंतज़ार रहेगा। चलिए हम अपने सेशन को यहीं अंत करते हैं। इस सेशन को अंत करने से पहले फिर से हम आप लोगों से एक विनती करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप जो है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग इससे ऑलरेडी पहले से जुड़े हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने अवेयरनेस के साथ साथ अपने जो करेंट जो हमारा करेंट का रोज़ का ताज़ा तरीन खबर है उससे जुड़ सकें। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड और शेयर करें। चलिए तो हम अपने सेशन की सेशन का अंत करते हैं, शुरुआत नहीं करते हैं, अंत करते हैं, और फिर कल आपसे मिलते हैं इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।